हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो है 7th क्लास का साइंस का चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी पीडीएफ बना के डाल चुकी हूँ और ये अब हम सेकंड पार्ट है जो 2.4 एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपेयर ए सेपरेट sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf और bitter gourd। आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन बनाना है। कौन कौन सा? शुगर का, कॉमन सॉल्ट का, लेमन जूस का और बिटर गोर्ड का। बिटर गोर्ड तो जानते ही हैं, करेला और नीम लीफ। करेला या नीम लीफ में कोई भी ले सकते क्योंकि कड़वे होते हैं और आपको कड़वा सॉल्यूशन बनाना है। Blindfold one of your classmate and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position। Blindfold यानी कि अपनी फ्रेंड की, अपने क्लासमेट की आंखों को बंद करिए और उसको कहिए कि अपनी टंग यानी कि जीभ बाहर निकाले, बिल्कुल स्ट्रेट में, ठीक है, स्ट्रेट पोजीशन में रखे। यूज ए क्लीन टूथपिक to put the above sample one by one on different area of the tongue as shown in figure 2.c। फिगर 2.c में 2.6 में देखिए, जैसे जैसे पॉइंट दिए गए हैं, दिख रहा है ना आपको, अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है कि टूथपिक से वहाँ पर सैंपल को रखना है या उस पर सैंपल की ड्रॉप लगानी है, डालनी है। यूज ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। हर सैंपल के लिए आपको अलग टूथपिक यूज करनी है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, शोर एंड बिटर सब्सटेंस। और अपने क्लासमेट से पूछिए कि किस जगह पर, किस पोजीशन पर उसको स्वीट लगा टेस्ट, किस पे सॉल्टी लगा, किस पे शोर लगा और किस पे बिटर लगा, है ना। इसमें टेस्ट बर्ड होती है हमारी टंग पे जो अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट बताती हैं। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। अब आपको क्या करना है कि अपनी ऑब्जर्वेशन को देखिए और उसको लिखिए। कहाँ पर? 2.6 में फिगर नंबर दिखा रखा है ना, इसी पे लिखना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम फूड पाइप और ऑसोफेगस। फूड पाइप या ऑसोफेगस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। देखिए, ये मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो लंबा पाइप है ना, बक्कल कैविटी से जुड़ा हुआ लंबा पाइप है, इसे ऑसोफेगस कहते हैं। ऑसोफेगस या फूड पाइप। चलिए शुरू करते हैं। द शैलोड फूड पास इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। जो आपने फूड निगला था यानी कि शैलो किया था, वो फूड पाइप या ऑसोफेगस से पास होता है। लुक एट फिगर 2.2। 2.2 में जो फिगर थी वो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें देखना है। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक। जो फूड पाइप है वो नेक से जाता है और चेस्ट तक पहुंचता है। फूड इज पुश डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड जो है वो फूड पाइप की जो वॉल है उसके मूवमेंट से नीचे पुश किया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। असल में क्या होता है ना कि ये जो मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, ये लगातार नीचे की तरफ होता रहता है, तभी तो आपका खाना नीचे जाता है। 2.7 में देखिए, एक्टिविटी देखिए कि ये देखिए फूड आपका नीचे जा रहा है, तो इसमें फूड का मूवमेंट होता है, फूड को नीचे की तरफ भेजा जाता है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कई बार क्या होता है ना कि हमारा स्टमक जो है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, तो हमें क्या हो जाएगा, वॉमिट हो जाती है। रिकॉल द इंस्टेंट व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। सोचिए आप कि आपको कब वॉमिट हुई थी इस तरह से, और सोचिए और अपने रीजन को लिखिए। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर।
अपने टीचर और पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहेली कुछ पूछना चाहती है, उसको भी देख लेते हैं। पहेली वांट टू नो हाउ फूड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में फूड अपोजिट डायरेक्शन में क्यों आता है? अभी हमने पढ़ा कि फूड डाउनवर्ड जाता है, नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जब वॉमिट होती है तो खाना अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, यानी ऊपर की तरफ आता है। ऐसा क्यों? तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तब हो सकता है। यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया है, आपको भूख नहीं थी, यानी कि आपका स्टमक रेडी नहीं था वो खाने के लिए, तब भी हो सकता है। या फूड पॉइजनिंग हो तब भी हो सकता है ना। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं द स्टमक के बारे में। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक होता है वो थिक वॉल्ड का बना हुआ एक बैग की तरह से होता है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जी। और उसकी शेप कैसी होती है? फ्लैट जी की तरह। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइड का मतलब चौड़ा, आप जानते ही हैं, वो स्टमक होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप at one end and open it into the small intestine at the other end। ये एक एंड पे तो फूड पाइप से जुड़ा होता है और दूसरे एंड पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस। आपको मैं बता दूं, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस का क्या काम होता है? वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब देखते हैं आगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है और डाइजेस्टिव जूस का हमारे फूड पर क्या काम होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो आपके फूड में जितने बैक्टीरिया चले आते हैं खाने के साथ, उनको किल करने का, मारने का काम करता है। एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और हमारे फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। उससे क्या होता है? अगर हमारे स्टमक का मीडियम एसिडिक होता है तभी डाइजेस्टिव जूस उस पर वर्क करते हैं। तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is highly colloid and is about 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा कोलाइड होती है और वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। जैसे कि हमने पिछले में भी पढ़ा था कि उसकी वो जो पूछना चाहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो आप समझ ही गए होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेंक्रियाज। और ये लीवर और पेंक्रियाज के सेक्रेशन को रिसीव करती है। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस। और इसके अलावा इसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी जूस को सेक्रेट करती हैं। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड। जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर की एक ग्लैंड है जो कहाँ पाया जाता है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन। एब्डोमन के अपर पार्ट में राइट साइड पर मिलता है। ये हम देख लेते हैं लीवर को। इसका डायग्राम जो है उसमें हम देख लेते हैं। डायग्राम 2.2 में देखिए, लीवर आपको दिख रहा होगा। ये स्टमक के ऊपर जो सबसे बड़ी एक पार्ट दिख रहा है आपको, वो लीवर है। और लीवर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है जिससे कि हमारा फूड डाइजेस्ट होता है।
इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अगर आपसे कोई पूछता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सा है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर है। इट सीक्रेट बाइल जूस, ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है, दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और जो ये सेक्रेट करता है, निकालता है बाइल जूस को, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और जो बाइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स के डाइजेशन में। द पेंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अगर 2.2 में हम देखेंगे, हमने अभी देखा था कि लीवर कहाँ पर होता है, अब हम देखेंगे कि पेंक्रियाज कहाँ पर। देखा ना, ये देखिए स्टमक के नीचे जो है ये है पेंक्रियाज। ओके, 2.2 फिगर में आप देखेंगे तो। चलिए आगे देख लेते हैं। The pancreatic juice act on carbohydrate, fats and protein and change them into simpler form। जो पेंक्रियाज है वो पेंक्रेटिक जूस निकालता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब फूड पहुंचा तो उसमें जो लीवर का सेक्रेशन था यानी कि बाइल जूस वो भी मिला, और जो पेंक्रियाज का सेक्रेशन था पेंक्रेटिक जूस वो भी मिला। उसके बाद हमारे फूड का डाइजेशन हो गया काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी कुछ फूड ऐसा है जो कि अनडाइजेस्टेड रह गया। तो उसके लिए क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल से भी कुछ सेक्रेशन निकलता है जिससे हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं सिंपल शुगर में जैसे कि ग्लूकोज में, और फैट जो किस में टूटते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड में। ओके, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में टूटते हैं, और फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। लेकिन उससे पहले एक पैरा था यहाँ पे, वो रह गया था, वो इम्पोर्टेंट पैरा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि स्टमक में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, इस पर एक एक्सीडेंट हुआ था, उससे इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आया था। उस फैक्ट को हम देख लेते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1982। जो एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था जो कि डिस्कवर किया गया था। क्या वर्किंग ऑफ स्टमक कैसे डिस्कवर हुई थी? वर्किंग ऑफ स्टमक जो थी वो डिस्कवर हुई थी एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट में जो कि 1822 में हुआ। अ मैन नेम्ड एलेक्स एस.टी. मार्टिन, यानी एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, वाज बैडली हिट बाय अ शूट गन। वो बुरी तरह हिट हो गया एक शूट गन से। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक। और क्या हुआ कि जो बुलेट है उसने उसके चेस्ट को बुरी तरह से डैमेज कर दिया, चेस्ट वॉल को, और एक छेद बना दिया जो डायरेक्ट उसके स्टमक में लगा। स्टमक से लेकर बाहर तक एक होल बन गया। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट, जो एक आर्मी डॉक्टर थे अमेरिकन, उनके विलियम बीमॉन्ट, उनके पास वो लाया गया। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। लेकिन डॉक्टर ने पेशेंट के होल को पूरी तरह से बंद नहीं किया बल्कि उस पर बैंडेज कर दिया। बीमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। बीमॉन्ट ने इसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली, एक बहुत बड़ा मौका मिला ये देखने का कि स्टमक के अंदर क्या होता है, उस होल में देखने का। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन,
और उन्होंने बहुत ही वंडरफुल ऑब्जर्वेशन किया। क्या किया देखते हैं। बीमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक कर्निंग फूड। कर्निंग का मतलब वो उसको चारों तरफ से घुमा रहा है, उसको पचा रहा है, ये उसने देखा। इट्स वॉल सेक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उसने देखा कि उसकी जो वॉल्स हैं उनसे कुछ डाइजेस्टिव जूस निकल रहे हैं जिससे वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीट। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि स्टमक जो है वो ओपन होता है इंटेस्टाइन में कब, जबकि डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक में कंप्लीट हो जाता है। स्टमक में जितना भी डाइजेशन होता है फूड का, जब वो कंप्लीट हो जाता है तब जो हमारा स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। चलिए आगे कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो फिर ब्लड वेसल्स में से पास होता है जो कि इंटेस्टाइन की वॉल में होती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो इनर वॉल होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें 1000 से भी ज़्यादा या 1000 जितनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, यानी कि इंटेस्टाइन में फिंगर की जैसी बहुत सारी आउटग्रोथ निकली हुई होती हैं उस इंटेस्टाइन की वॉल में। ठीक है, दीज आर कॉल्ड विलाई, और इसे विली या विलाई कहते हैं और सिंगुलर को विलस कहते हैं। ओके, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप गैस कर सकते हैं कि विली का फूड के डाइजेशन में या इंटेस्टाइन में क्या रोल होगा। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। खाने को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए जो विली है वो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिससे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और हर मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें, स्मॉल ब्लड वेसल्स में विली का एक बहुत पतला पतला सा नेटवर्क होता है जो कि ब्लड वेसल्स की उसके सरफेस पर बंद कर देते हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। और कहने का मतलब ये है कि जो विली होती हैं वो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, जिससे कि ब्लड वेसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब होके जा सके। नेक्स्ट है कि जो विली होती है उसको वो एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टिव फूड को। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन। और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी से वो ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन को। बॉडी के हर ऑर्गन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द सेमी सॉलिड सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जितना जैसा कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल, और सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और सेल्स के अंदर ही ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है एंड एनर्जी इज रिलीज। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वो इसी प्रोसेस में निकलती है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से जब ब्रेक डाउन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी हमारी सारे काम करने में, जितनी भी हमारी बॉडी को काम करने पड़ते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का काम हो, ग्रोथ का काम हो, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस हो, वो सब
और जितने भी हम फिजिकल काम करते हैं वो सभी करने के लिए एनर्जी हमें मिल जाती है। चलिए, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना अभी भी अनडाइजेस्टेड रह गया है, ये अनएब्जॉर्ब्ड हो गया है, बेकार हो गया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उससे चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और लंबी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और ये लेंथ में लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। हमने पढ़ा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7 मीटर होती है। 7 मीटर, सोचिए एक छोटी सी जगह में 7 मीटर लंबी, जबकि हम खुद 7 मीटर के नहीं होते हैं, लेकिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर की होती है, जो कि कोलाइड करके इस तरीके से हमारे बॉडी में सेट रहती है। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर की। इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल। और इसका काम होता है कि वाटर और कुछ सॉल्ट को डाइजेस्ट करना हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में से। द रिमेनिंग वेस्ट पास इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर सेमी सॉलिड फिशेस। और क्या होता है, ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये रेक्टम में जाता है और उससे सेमी सॉलिड फेसिस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इजेशन, और इसी को हम इजेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्लोज हो जाता है। अब हम देखते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में, चलिए उसे पढ़ लेते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काओ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने ऑब्जर्व किया है कभी, काओ है, बफेलो है, या और ग्रास ईटिंग एनिमल हैं, वो जब खाना नहीं खाते तब भी लगातार च्यू करते रहते हैं, अपने मुंह को चलाते ही रहते हैं, चलाते ही रहते हैं। क्यों, कभी सोचा है? चलिए जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली दे क्विकली शैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। एक्चुअली होता क्या है कि ग्रास को जल्दी जल्दी खा लेते हैं, निगल लेते हैं, शैलो करते रहते हैं, और उसको एक स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, उसमें स्टोर करते रहते हैं। वेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। जहाँ पर ये फूड जो है पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है उसे कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो कड है ये स्मॉल लम्प, छोटे छोटे लम्प्स के रूप में वापस मुंह में आता रहता है। एंड द एनिमल च्यू इट, और एनिमल इसको चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, और ये जो एनिमल जिनमें ये होता है उन्हें हम रूमिनेंट कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास होती है वो सेल्यूलोज में रिच होती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जो स्टमक में रूमेन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो सेल्यूलोज का डाइजेशन कर पाते हैं। अब हम लोग क्यों नहीं सेल्यूलोज का डाइजेशन कर पाते, हमारी बॉडी क्यों नहीं कर पाती सेल्यूलोज का डाइजेशन? एनिमल जो होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल, उनकी बॉडी में ही सेल्यूलोज का डाइजेशन क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उनके रूमन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं जिससे कि वो मतलब उसका डाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हम उसका डाइजेशन नहीं करते। अगर सोचिए हम कर सकते तो क्या होता, बहुत सारा फूड लेते अपने बॉडी में, जल्दी 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 सैलो कर लेते, और जब टाइम मिलता तो उसको चबाते रहते एनिमल्स की तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। चलिए आगे पढ़ते हैं।
चलिए देख लेते हैं। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल जैसे कि ह्यूमन भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम। जैसे उनमें रुमेन होता है, वैसे ही हॉर्स, रैबिट वगैरह में कैकम होता है बिटवीन द ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक कैकम होता है। 2.9 फिगर में हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो काऊ का दिखा रखा है। इसी तरीके से रैबिट वगैरह में कैकम होता है, कीकम इनके बीच में होता है। इसमें काऊ में तो रुमेन है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। सेलुलोज का डाइजेशन यहाँ पर होता है कुछ बैक्टीरिया के एक्शन से, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच पॉजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपने कुछ एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं जिसमें कि माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो कैसे फूड को एक्वायर करते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। और ये आगे जो है वो आप इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग वे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बॉक्स था जो कि रह गया था, उसको पढ़ लेते हैं। डायरिया, डायरिया के बारे में। समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस टू द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। कई बार आपने ये फील किया होगा कि आपको जो है स्टूल जो है वो वाटरी स्टूल आता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, और इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय द एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये जो होता है वो इंडाइजेशन से, फूड पॉइजनिंग से और इन्फेक्शन से हो सकता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। भारत में बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। और कभी कभी तो ये इतनी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा फैटल मतलब भयंकर भी हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर और सॉल्ट का। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी डायरिया की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. डॉक्टर के कंसल्ट करने से पहले पेशेंट को बॉइल्ड वाटर जो कि ठंडा किया हुआ हो, उसमें एक पिंच, एक चुटकी सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा शुगर डाल के उसको पिलाते रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि ORS। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं पहेली। वांट टू नो वाई दीज एनिमल कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन। पहेली जानना चाहती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही था इसके बारे में, कि पहेली जानना चाहती है कि ये जो एनिमल होते हैं, ये जब खाना खाते हैं तभी क्यों नहीं च्यू कर लेते, उसे चबाते क्यों नहीं हैं। बूझो वांट टू नो वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। और जैसे कैटल जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते, तो हम क्यों नहीं कर पाते। तो आई थिंक इसका आंसर तो पहले मिल ही गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल, उनमें रुमेन होता है। रुमेन में फूड जो है वो स्टोर हो जाता है, जो कि वो शैलो करते हैं वो एनिमल्स, और बाद में बैक्टीरिया की हेल्प से वो डाइजेस्ट होता रहता है। तो बूझो जो पूछ रहा है उसका आंसर ये है कि हम सेलुलोज को इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज पर एक्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, जिससे कि वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इतना छोटा एनिमल होता है, आप बिलीव करिए कि उसको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आपको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। अमीबा इज एन
माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो कि सिंगल सेल्ड का क्या मतलब है, एक ही सेल से मिलकर बना है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हजारों लाखों सेल्स हैं, ऐसे ही उसकी बॉडी में खाली एक ही सेल होती है, ठीक है, और वो पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा है जो सेल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, बस एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक गोल डेंस न्यूक्लियस होता है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल, और बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं इट इन द इट्स साइटोप्लाज्म। इसका मतलब उसमें एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और बबल लाइक वैक्यूल होते हैं साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप इन एंड पोजीशन। देखिए दिख रहा है ना डायग्राम में, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ये देखिए, आगे पढ़ते हैं। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। देखिए इसके पास ना तो कोई पैर है, दिख रहे हैं कोई पैर चलने के लिए, कोई फिट नहीं है इसके पास। तो क्या करता है ये, देखिए इसमें कोई माउथ नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या करता है, ये लुढ़कता रहता है, और जैसे ही इसके नियर बाई या इसके कांटेक्ट में कोई फूड पार्टिकल आता है तो देखिए इसकी जो बॉडी से ही एक फॉल्स फुट निकल के आता है, और क्या करता है, उस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर दबा लेता है, और उसको एब्जॉर्ब करके फूड वैक्यूल में पहुंचा दिया जाता है, और फूड वैक्यूल से ही वो डाइजेस्ट हो जाता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही फीड करता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुश आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट। मैंने आपको बताया था, जैसे उनको लगता है कि फूड मेरे पास है, सेंस करता है वो, ऐसे ही उसके सीडोपोडिया बाहर आ जाते हैं, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हो जाती है कि फॉल्स फिट बाहर आ जाते हैं, और वो फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, और फूड वहाँ से कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो सेक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, और वो फूड पे एक्ट करते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और इसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है उसकी बॉडी में। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और जो उसने एब्जॉर्ब किया है सब्सटेंस वो उसकी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सप्लेड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जिस तरीके से उसने खाना लिया था उसी वैक्यूल से खाना जो है वो उसकी स्किन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि सेल वॉल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है फूड का और एनर्जी को रिलीज करने का, वो सभी एनिमल्स में एक जैसा होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आप लर्न करेंगे कि फूड का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है इंटेस्टाइन के द्वारा। जो इंटेस्टाइन ने फूड एब्जॉर्ब किया था उसका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट आप जानते ही हैं कि हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, हार्ट है ना, और क्या क्या होता है, किडनी होती हैं, लंग्स होते हैं। तो इनमें किस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कीवर्ड देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, बक्कल कैविटी, कैनाइन, सेल्यूलोज, डाइजेशन, इजेक्शन, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, ग्लिसरॉल, इंसीजर, इंजेक्शन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ऑसोफेगस, पेंक्रियाज, प्रीमोलर, सीडोपोडिया, रूमेन, रूमिनेंट, रूमिनेशन, सिलेवरी ग्लैंड, विलाई, सलाइवा। विलाई को विली भी कैसा कहा जा सकता है। चलिए ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप बताइएगा क्या इसके एक्सरसाइज भी आपको चाहिए, अगर चाहिए होंगी तो मैं इसका एक अलग से PDF बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।